हाय हेलो एवरीवन। आपका जो ये चैप्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंट अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको प्री पोस्ट से लेके डिबेंचर तक के सारे जो चैप्टर्स है वो आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सारे इलस्ट्रेशन सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको जो है प्रोवाइड कर दिए है मटेरियल बैच। ठीक है, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिस चैनल पे कालरिया केतुल, आप वहाँ पे अंदर आपको जो है चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका सी इंटर अकाउंट का सबसे हाई वेटेज में जो जो चैप्टर्स आते हैं उसमें से एक चैप्टर आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट, काफ़ी सिंपल चैप्टर प्लस हाई वेटेज। ठीक है, तो बड़े आराम से और बड़े ही ध्यान से जो है आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, और एक बात आपको और बता दी जाए कि आपने अगर ये इलस्ट्रेशन, ये मॉड्यूल के जितने भी इलस्ट्रेशन है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्लस आपको जो आरटीपी एमटीपी कर दिया, बस काम ख़त्म। इससे ज़्यादा जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके इसमें से जो भी क्वेश्चन आ जाए आपका एकदम से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा, आप जो है कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखना है, आप क्वेश्चन रटना नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि जो है आपको पेपर में एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को ना मिले, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बात ख़त्म। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जैसे मैंने आपको डिबेंचर में टाइमलाइन बनाना बताया था कि हर एक क्वेश्चन के लिए आप टाइमलाइन ज़रूर बनाएंगे, वैसे यहाँ पे तो कंपलसरी मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप टाइमलाइन ज़रूर 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 बनाएंगे, वरना जो है कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आइए इलस्ट्रेशन 1 स्टार्ट करते हैं। इन 2001 का है, 2021 का है, 31 का है, जो भी कहे। ठीक है, और एमएस कहा गया है, कोई लिमिटेड कंपनी है, नाम से कोई लेना देना नहीं है। हर बार मेरा यही डायलॉग होता है। ठीक है, इशू 12% फुल्ली पेड डिबेंचर्स यहाँ पे कहे गए हैं ऑफ 100 रुपीज ईच के हिसाब से। इंटरेस्ट बिंग पेएबल हाफ ईयरली जो है ये कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, और कहा गया है कि 13 सितंबर को एक पे होता है और दूसरा जो है 1 मार्च को। ठीक है, पूरे साल में 2 बार जो है इंटरेस्ट पे किया जाता है हाफ ईयरली, मतलब कि 6 मंथ के हिसाब से, 13 सितंबर को और 31 मार्च को। ओके, इसके बाद कहा गया है कि 1 दिसंबर को क्या हुआ, एम एस बुल एंड बियर परचेज 10,000 ऑफ डिबेंचर एट 101 रुपीज़ एक्स इंटरेस्ट। क्या कहा गया, एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब है इसमें इंटरेस्ट मिला हुआ नहीं है। ठीक है, तो इंटरेस्ट आप जो है अलग से कैलकुलेट करेंगे। क्या है ये सब अभी देखते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सुनिए मैं जो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब कॉन्सेप्ट जो है अभी हम देखेंगे। Also paying brokerage 1% of X interest amount of the purchase on 1 मार्च 2003 का है, जो भी का है 3 को जो है द फर्म सोल्ड ऑल दिस डिबेंचर एट 103 एक्स इंटरेस्ट के हिसाब से। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि बुल एंड बियर ने जो है 10,000 डिबेंचर परचेज किए, कब, 1 दिसंबर को, 101 रुपीज़ के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे उन्होंने ब्रोकरेज भी पे की 1%। उसके बाद उसने कहा कि 1 मार्च को जो है ये जो बुल एंड बियर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी डिबेंचर्स परचेज किए थे वो सारे के सारे बेच दिए। कितने में 103 रुपीज़ एक्स इंटरेस्ट के हिसाब से। मतलब कि इसमें इंटरेस्ट मिला हुआ नहीं है, इंटरेस्ट आपको जो है अलग से कैलकुलेट करना होगा, इसमें नहीं मिला हुआ है। और यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे सेल किया उसमें भी ब्रोकरेज उन्हें पे करनी होगी 1%। ओके, कहा गया प्रिपेयर आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस एम एस बुल एंड बियर फॉर द पीरियड 1 दिसंबर टू 1 मार्च तक। ओके, क्रिएट कर देते हैं आपका जो ये अकाउंट है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको अकाउंट, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप जो प्रिपेयर करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको किस तरीके से वर्क करना है, यहाँ पे आपको जो है टोटल मेन 4 कॉलम जो है बनानी होती है मेन। ठीक है, डेट के अलावा 4 कॉलम, डेट एक कॉलम तो आपको बनाना ही बनाना है पर्टिकुलर। यहाँ पे 3 कॉलम जो है मेनली है। क्या कॉलम है, सबसे पहली कॉलम आप बनाते हैं नॉमिनल वैल्यू, दूसरी इंटरेस्ट, ठीक है, और तीसरी कॉलम होती है कॉस्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों सेम जैसी जो है कॉलम आप बनाएंगे। टोटल आपकी 5 कॉलम लेफ्ट साइड और 5 कॉलम जो है
राइट साइड इस तरीके से बनती है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, 3 कॉलम हम बनाते हैं, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। अब यहाँ पे जो है ये नेम चेंज होते रहेंगे एज जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ये डिबेंचर है, ठीक है। यहाँ पे डिबेंचर की बात करी गई है, तो डिबेंचर पे आपको डिविडेंड मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है, सीधी सी बात है इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कॉलम बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे बात की गई होती कोई शेयर्स की, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, तो यहाँ पे कौन सी कॉलम बनती, यहाँ पे बनती आपकी डिविडेंड कॉलम। शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, ठीक है, तो डिविडेंड कॉलम बनेगी। और यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। कौन कौन से ऑप्शन, अगर आप नॉमिनल वैल्यू का आप जो है ये बॉक्स बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं, या फिर जो है आप फेस वैल्यू का जो है ऑप्शन आपको मिलता है, नॉमिनल वैल्यू की जगह फेस वैल्यू लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। आईसीआई ने दोनों तरीके से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है सोल्व किए हैं। जैसे कि यहाँ पे सारे जो है नॉमिनल वैल्यू है, फिर आपको जो है यहाँ पे ये देखिए नंबर ऑफ शेयर्स का जो है यहाँ पे कॉलम बनाया है। इसके बाद यहाँ पे चलिए वो आगे बात करेंगे। यहाँ पे आपको जो है कहा गया है कि नॉमिनल वैल्यू का कॉलम बनाया है, तो हमें कौन सा बनाना चाहिए वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। चलिए इलस्ट्रेशन 1, सबसे पहले एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हमें पता चले। उसने कहा है कि 1 दिसंबर से 1 मार्च तक का जो है उन्होंने पीरियड कहा है, तो यहाँ पे हम जो है 1 दिसंबर से जो है बात करते हैं 1 मार्च तक, ठीक है। जैन, यहाँ पे दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, ठीक है। ये 1 मार्च आपका आ गया, ओके। तो यहाँ से इतना आप जो है मिटा देते हैं, ठीक है। ये 1 मार्च तक का जो है कैलकुलेशन है। टाइमलाइन पूरा ड्रॉ करना होगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है यहाँ पे बता रहा हूँ, हम पूरा का पूरा ही टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि सबसे पहले तो इंटरेस्ट के बारे में बात कर दी कि इंटरेस्ट जो है 13 सितंबर और 31 मार्च को पे होता है, ठीक है। इसके बाद कहा कि 1 दिसंबर को जो है यहाँ पे परचेज किए गए हैं 10,000 डिबेंचर। कितने, 10,000 डिबेंचर 1 मार्च को परचेज किए गए, ठीक है। 1 मार्च कहाँ है, यहाँ है। 1 मार्च को जो है क्या हुआ है, 1 मार्च को जो है 10,000 डिबेंचर्स यहाँ पे परचेज हुए, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है कहा गया है कि यहाँ पे आपने जो 101 रुपीज़ के हिसाब से जो है परचेज़ किए, एक्स इंटरेस्ट इसमें मिला हुआ नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे जब भी आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हर एक के लिए करना होगा, ठीक है, तो कैलकुलेशन किस तरीके से होती है इंटरेस्ट की, तो बड़े ध्यान से देखिए। जब भी आप परचेज करते हैं, परचेज डेट यहाँ पे कौन सी है, 1 मार्च। जब भी आपको कहा जाए कि यहाँ पे परचेज किया गया, उससे पहले लास्ट टाइम आपको इंटरेस्ट पे कब हुआ था वो देखना है। तो कंपनी जो है यहाँ पे 2 बार इंटरेस्ट पे करती है साल में, 31 मार्च को और 13 सितंबर को, ठीक है। ये 2 बार जो है यहाँ पे कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। तो इससे पहले 1 मार्च से पहले कौन सी डेट आई होगी जहाँ पे कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया होगा, तो 1 मार्च से तो पहले 13 सितंबर आया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरा टाइमलाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये मान लीजिए यहाँ पे नवंबर, अक्टूबर और सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सितंबर जो है आपको दिख रहा है, ये सितंबर को क्या हुआ होगा, इंटरेस्ट पे हुआ होगा। और फिर दूसरा कंपनी कब पे करती है, दूसरा पे करती है 31 मार्च को, 31 मार्च को जो है इंटरेस्ट पे होता है, ठीक है। 31 मार्च को इंटरेस्ट पे 2 बार साल में जो है यहाँ पे इंटरेस्ट पे होता है, एक 13 सितंबर को, ठीक है, और दूसरा कब होता है, 31 मार्च को, ठीक है। तो 1 मार्च को हमने परचेस किया है, तो 1 मार्च से पहले कब हमने जो है इंटरेस्ट पे हुआ होगा कंपनी के द्वारा, 13 सितंबर को, ठीक है। पहले की डेट लेनी है, बाद की नहीं, ठीक है। पहले कब पे हुआ था, 13 सितंबर को। तो 13 सितंबर से लेके
फर्स्ट मार्च तक कितने मंथ होते हैं आपको कैलकुलेट करने हैं। कितने मंथ हो रहे हैं कैलकुलेट कीजिए। कितने मंथ हो रहे हैं 5। क्या हुआ परचेज 1 दिसंबर को परचेज हुआ है, 1 मार्च को सोल्ड हुआ। अच्छा 1 मिनट ज़रा देख लेते हैं क्या कहा गया है। 1 दिसंबर को परचेज हुआ है। ओके ओके, हमने जो है 1 मार्च ले लिया। 1 दिसंबर को हमने परचेज़ किया है, ठीक है। तो 1 दिसंबर यहाँ पे लेना है, 1 मार्च को नहीं। हमने परचेज़ कब किया है, परचेज़ हमने किया है 1 दिसंबर को, ठीक है। तो 1 दिसंबर कहाँ है, यहाँ। ये 1 दिसंबर को हमने परचेज़ किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो है डेट वो ले ली थी, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट फिक्स ही है। उससे पहले लास्ट टाइम आपका जो है इंटरेस्ट पे कब हुआ था वही देखना है, ठीक है। यहाँ पे 10,000 जो है डिबेंचर हमने परचेज़ करे, ठीक है जी। लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है। 1 दिसंबर से पहले पहले कब आपका जो है इंटरेस्ट पे हुआ था, 13 सितंबर को। तो 13 सितंबर से लेके 1 दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं कैलकुलेट कीजिए। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2 मंथ होते हैं। तो आपको जो है 2 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 2 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कर ले, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट हमेशा जो है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। मैं जहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ कुछ नोट्स, तो आपको भी वहीं पे लिखना है। आपके पास मॉड्यूल है, ओके। आपको मॉड्यूल में मैं जहाँ पे लिखा रहा हूँ वहाँ पे आपको भी पेन से, पेंसिल से, हाइलाइटर कुछ भी तरीके से जो है आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखना ज़रूरी है। जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ रिवीजन के टाइम आपको बहुत बहुत काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट आपको जो है फर्स्ट नोट यहाँ पे लिखवाते हैं। आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो है आपका इंटरेस्ट जो है ऑलवेज जो है आपका कैलकुलेट होता है किस पे, फेस वैल्यू पे। किस पे, फेस वैल्यू पे, ठीक है। किस पे कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट, हमेशा फेस वैल्यू पे, ऑलवेज, ठीक है। यह आपकी इस चैप्टर के फर्स्ट नोट आपको लिखा दिए। हर एक चैप्टर के लिए आपको जो है कोई ना कोई नोट्स जो है इंपॉर्टेंट नोट्स हर एक चैप्टर के लिए लिखवाई गई है, ठीक है। तो आप वो जो है लिखेंगे और यहाँ पे जिस तरीके से मैं जिस पेज पे आपको लिखवा रहा हूँ उसी पेज पे आपको लिखना होगा, ठीक है। और आप हाईलाइट भी कर सकते हैं अगर आपके पास हाईलाइटर है, और हाईलाइटर की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसने लिख दिया है बहुत बात, ठीक है। आपको रिवीजन के टाइम ये जो है काम आएगा, ठीक है। तो ये हमने हाईलाइट यहाँ पे कर दिया है कि आपको ये एक फर्स्ट नोट जो है इस चैप्टर की लिखवा दी गई है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसका क्या काम था, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो देखिए अब इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे। यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है, अब माना कि 10,000 आपने जो है परचेज़ किए। कितने परचेज़ किए, 10,000 आपने डिबेंचर परचेज़ किए। कितने में, 101 में। कितने में, 101 में, ठीक है जी। लेकिन इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट परचेज प्राइस पे नहीं होता है। इंटरेस्ट हमेशा आपका जो है कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पे। और फेस वैल्यू यहाँ पे कही है कितनी है, पर डिबेंचर की फेस वैल्यू है कितनी, 100। मेरी बात समझ में आ रही है, 100 आपकी जो है फेस वैल्यू है। तो आप 101 लेंगे या फिर 100 लेंगे, बिल्कुल 100 लेना है, क्योंकि फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो 10,000 डिबेंचर्स आपने परचेज करे हैं। सबसे पहली वर्किंग नोट यहाँ पे आप बना सकते हैं, वर्किंग नोट 1। सबसे पहली जो है आपने जो परचेज करे हैं डिबेंचर्स, कितने, 10,000 इंटू 101 करेंगे या फिर 100, बिल्कुल 100 करेंगे। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा जो है फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। इंटू परसेंटेज कितने परसेंटेज के है डिबेंचर, 12%। तो इंटू 12 करना है, 12%। और इंटू कितने मंथ क्या है जो है इंटरेस्ट है, कितने मंथ का है, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर 2 मंथ का, ठीक है। तो इंटू 2 डिवाइड बाई 12, इंटू 2 डिवाइड बाई 12। क्लियर है। तो जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए, मैं भी कैलकुलेशन करता हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि कहीं मेरी गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है। अगर गलती कहीं पे हो तो आप जो है मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं सुधार पाऊँ कि हाँ जी यहाँ पे कोई गलती है,
ठीक है, आप बिंदास बता सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती हो रही है आपको जो है फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करके मुझे कमेंट में बता देना है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो है इसे सॉल्व करने की पूरी जो है कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 20,000 इंटरेस्ट। ठीक है, 20,000 आपका इंटरेस्ट आ गया है। क्या आ गया है? 20,000 रुपीज़ इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहला काम हमने ये कर दिया, इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है इंटरेस्ट 3 कॉलम बनानी थी, 3 कॉलम बनानी थी। कौन सी? इंटरेस्ट, नॉमिनल वैल्यू एंड कॉस्ट। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू कौन सी होती है? नॉमिनल वैल्यू आपकी जो है फेस वैल्यू होती है, मतलब आपने जितने भी डिबेंचर्स पे परचेज करे कितने हैं 10,000 इंटू आपको जो है फेस वैल्यू करनी है, मतलब कि फेस वैल्यू क्या है यहाँ पे 100, तो 10,000 इंटू 100, तो आपकी वही नॉमिनल वैल्यू होती है। ठीक है, अगर आप फेस वैल्यू लिखे नॉमिनल वैल्यू लिखे दोनों एक ही है। ठीक है, तो 10,000 और 100। ठीक है, या फिर आप जो है नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो आप फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू जो भी कहे आप बना सकते हैं, या फिर आप जो है नंबर ऑफ डिबेंचर्स बना सकते हैं। ठीक है, बेसिकली डिबेंचर में कभी भी ये नॉमिनल वैल्यू ही बनाते हैं। ठीक है, आप जो चाहे बना सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, तो आप नॉमिनल वैल्यू लिखिए। ICAI ने भी वही कहा है तो आप भी वही करें। तो 10,000 आपके डिबेंचर्स है और 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से नॉमिनल वैल्यू आपके सामने आ चुकी है 10 लाख। ठीक है, सबसे पहला ये क्लियर हुआ। ठीक है, 10 लाख। 20,000 इंटरेस्ट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। और कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट होती है आपकी जितने भी अमाउंट में आपने परचेज़ किया। तो 10,000 डिबेंचर्स आपने परचेज़ किया कितने में? 101। तो 10,000 इंटू 101 कीजिए, 10,000 इंटू 101, तो कितना आया है आपका आंसर? कितना आया? आंसर कितना है? 1,10,000। अब डायरेक्ट आप क्या करेंगे पता है? मैंने जैसे ही कहा कि 1,10,000 है, आप अपनी मॉड्यूल में डायरेक्ट जो है सॉल्यूशन में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि कॉस्ट कॉलम में जो है यहाँ पे 1,20,000 100 रुपीज़ दिया गया है, मतलब कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, आप चिल्लाएंगे। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी वेटिंग रखिए। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आपको जो है आपकी गलती बतानी होती है, तो मैं थोड़े थोड़े धीरे से चलता हूँ। ठीक है, तो आप जो मैं बोल रहा हूँ आप सुनिए, समझिए। ठीक है, चलिए, मैंने आपको क्या बोला? 10,000 परचेस किए डिबेंचर, कितने में? 101। 10,000 इंटू 101 किया आपने, कितना आंसर आया? 1,10,000। ओके, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या कही थी आपको? कही गई थी ब्रोकरेज आपने पे करी है परचेज के टाइम। ठीक है, अब ब्रोकरेज आपने पे करी है तो आपकी कॉस्ट को वो इंक्रीज करता है। मेरी बात समझ रहे? आपने सिर्फ और सिर्फ 101 जो है पर डिबेंचर पे नहीं किया है, आपने 101 तो डिबेंचर पे किया, प्लस आपको ब्रोकरेज भी पे करना पड़ा। ठीक है, तो आप मेरी बात समझिए, आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने जो है मान लीजिए कोई भी अमाउंट, कोई भी चीज़ें जो है परचेज़ करने गए। ठीक है, आप सेलर है और आप जो है कोई भी अपना जो परचेज़, आप जो भी गुड्स बेचते हैं सेल करते हैं, वो परचेज़ करने गए। तो आप जो है मान लीजिए 100 यूनिट्स आपने परचेज़ किए। ठीक है, तो 100 यूनिट परचेज़ जितने में भी किए हैं वो तो आपकी कॉस्ट है ही है। मान लीजिए 100 यूनिट आपने परचेज़ किए 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से, तो इंटू 100 किया, आपको जो है टोटल कितने अमाउंट का प्राइस आपने जो है गुड्स परचेज़ किए, तो ये आपका आंसर आ गया 10,000। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ 10,000 में ही आपने परचेज़ किया? मतलब कि कोई और कॉस्ट लगी होगी या नहीं होगी? लगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो वो सारी कॉस्ट आप ऐड करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो ये भी एक इसी तरीके से जो है ब्रोकरेज है, एक आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि आपका खर्चा और ज़्यादा है। खर्चा सिर्फ और सिर्फ 101 रुपीज़ पर डिबेंचर नहीं है, आपने एक और खर्चा किया है 1% इस परचेज करने के लिए। ठीक है, तो 10,000 इंटू 101, इतना तो आपने 10,000 डिबेंचर खर्चा किया है परचेज करने के लिए। ठीक है, तो कितना आया था? 10,10,000, प्लस आपने ब्रोकरेज भी पे की इसे परचेज करने के लिए, तो प्लस 1%, कैलकुलेटर में प्लस 1% करेंगे, आपका आंसर आएगा 10,20,100। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई? ब्रोकरेज की एक और आपको नोट्स यहाँ पे लिखवानी है।
अब ब्रोकरेज की नोट्स आपको लिखवा देते हैं। चलिए, सबसे पहले मेरी बात समझिए, ब्रोकरेज की आपको जो है नोट्स लिखवानी है। अब मैं आपको ब्रोकरेज की नोट्स लिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2 तरीके से ब्रोकरेज होती है। क्या 2 तरीके से? कौन से 2 तरीके से? देखिए, ब्रोकरेज जो है 2 तरीके से होती है। एक सेल के टाइम होती है, एक परचेज के टाइम। जब हमने अभी अभी देखा परचेज के टाइम, ठीक है। ब्रोकरेज सेल के टाइम भी पे होती है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है तो आप इसे कंसिडर करेंगे। इस क्वेश्चन में दोनों है ताकि आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे परचेज के टाइम सबसे पहले बात करें तो परचेज के टाइम हमने ब्रोकरेज को ऐड किया या माइनस किया? ऐड किया या माइनस किया? ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि वो हमारी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कॉस्ट हमारी ऑलरेडी 101 रुपीज़ पर डिबेंचर पड़ चुकी थी, लेकिन इसे भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा। आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा। ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा इसलिए आपने जो है रियल कॉस्ट निकालने के लिए डिबेंचर, ये जो डिबेंचर के लिए ब्रोकरेज पे किया उसे आपने जो है ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐड कर दिया, एडेड, ठीक है। ये सबसे पहले आपने लिख लिया, ओके। इसके बाद आपने कहा कि सेल के वक्त भी अगर ब्रोकरेज पे हो, सेल के वक्त यहाँ पे देखिए वो भी है, ठीक है। अगर सेल के वक्त ब्रोकरेज पे हो तो उसे माइनस करना चाहिए या ऐड करना चाहिए? सिंपल सा लॉजिक समझिए। परचेस किया तब आपकी कॉस्ट, आप खर्चा कर रहे थे परचेस के टाइम, ठीक है। खर्चा कर रहे थे, उसमें एक और खर्चा आ गया, कौन सा? ब्रोकरेज। तो उसको भी आपने जो है ऐड कर दिया और टोटल खर्चा आपने निकाला। लेकिन सेल के वक्त आप इनकम कमा रहे हैं, आप अपनी टोटल इनकम कमा रहे हैं, उसमें से आपको ब्रोकरेज का एक और खर्चा करना पड़ा, तो अपनी इनकम में से माइनस करना पड़ेगा, ताकि जो है ब्रोकरेज माइनस करने से ही आपको पता चलेगा कि आपकी एग्जैक्ट इनकम हुई कितनी है। मेरी बात समझ रहे? परचेस के टाइम ब्रोकरेज ऐड कर रहे थे, क्यों? क्योंकि हमें टोटल खर्चा पता लगाना था। यहाँ पे सेल के टाइम आपको टोटल इनकम पता लगानी है, इसलिए इनकम में से सारे खर्चे माइनस करते हैं, ठीक है। तो सेल के वक्त आप क्या करते हैं? सेल के वक्त ब्रोकरेज को जो है क्या करते हैं? माइनस करते हैं या फिर आप कहें लेस करते हैं। क्या मेरी ये बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स जो है आपको लिखवा रहा हूँ, जो आपको इसी जगह, जो आपका पेज नंबर है या फिर आपका ओल्ड बुक है तो हो सकता है कि आपका डिफरेंट पेज नंबर हो, लेकिन जहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 है उसी जगह आपको जो है ऊपर ये नोट्स लिखनी है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। तो ये मेरी बात समझ में आई, इसे भी हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको जो है याद रहे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ब्रोकरेज का भी आपको बता दिया है। तो यहाँ पे हमारी परचेज थी इसलिए ब्रोकरेज को हमने क्या किया? ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने एंट्री कर दी है। अब इसकी एंट्री क्या होती है? जनरल एंट्री वैसे पूछी नहीं है, लेकिन आपको पहले पहले जो है बता दी जाए तो अच्छा रहेगा, तो आपको जो है अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है। बाकी तो सिंपली आपको जो है एक तरीका मैं आपको बता दूं कि अगर परचेज होती है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो आप बना रहे हैं उसमें जो है आपको जो है डेबिट साइड मतलब कि लेफ़्ट साइड जो है आपको ये लिखना है। अगर सेल होता है तो आपको क्रेडिट साइड मतलब कि राइट साइड आपको लिखना है, ठीक है। बस यहाँ पे इतना ही काम करना है। सेल होती है तो क्रेडिट साइड मतलब कि राइट साइड लिखना है, और परचेज होती है तो वो एंट्री कहाँ पे होगी? लेफ़्ट साइड। बस यहाँ पे इतना ही काम है। बाकी डायरेक्ट आपको जो है सिंपल लॉजिक ही आपको बता दिया कि परचेज हो रहा है लेफ़्ट साइड, सेल हो रहा है राइट साइड, काम ख़त्म, ठीक है। लेकिन लॉजिक क्या, इसमें जो मेन आपकी चीज़ क्या है कि आपकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होती है? देखिए, इन्वेस्टमेंट है, आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से डिबेंचर्स है, आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है। बुल एंड बियर के अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो वो तो परचेज कर रहे हैं, कंपनी का अकाउंट नहीं बना रहे हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? बुल एंड बियर का। तो उसके लिए तो वो परचेज है, ठीक है। तो उसके लिए एक परचेज है, एक इन्वेस्टमेंट है, एक तरीके से डिबेंचर वो परचेज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर जिसे हम यहाँ पे एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, तो उसे डेबिट किया गया है। और प्लस आप इंटरेस्ट भी पे करेंगे तो इंटरेस्ट डेबिट, और टू बैंक मतलब कि यहाँ पे बैंक से आप पेमेंट करेंगे, इस वजह से जो है यहाँ पे नेम भी आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है? टू बैंक, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपको जो है यहाँ पे याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीधे सीधे जो है आप एंट्री लिख सकते हैं कि अगर परचेस है तो लेफ़्ट साइड आप जो है यहाँ पे एंट्री लगा देंगे, और सेल है तो इस साइड एंट्री लगा देंगे। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे सेल किया गया, उसके बाद
यहाँ पे कहा गया कि 1 मार्च को जो है 1 मार्च मतलब कि यहाँ पे जो है 1 मार्च को हमने जो है ये सारे डिबेंचर जितने भी थे सोल्ड ऑल दिस डिबेंचर 103 रुपीज़ एक्स इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब कि इसमें इंटरेस्ट मिला हुआ नहीं है, अलग से इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट किया गया। तो आप ये कहते हैं कि एक्स इंटरेस्ट मतलब कि इसमें इंटरेस्ट मिला हुआ नहीं है, तो इंटरेस्ट जिसमें मिला हुआ होगा उसे क्या कहते हैं? देखिए उसका भी क्वेश्चन है, ठीक है। उसे अभी मैं आपको बता दूं, उसे कहते हैं कम इंटरेस्ट। आप रिवीजन के टाइम देख रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा, ठीक है। कम इंटरेस्ट कहते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट मिला हुआ होता है, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है उसके जो है उसके लिए क्वेश्चन ही है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम देखेंगे। अभी आप जो है इतना समझिए कि आपको यहाँ पे दिया रखा है एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन करते हैं। सॉल्व कर दिया है तो कौन सी साइड लिखेंगे? राइट साइड, मतलब कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे। ओके, तो चलिए, ये तो आपको सिंपल सा आपको एक ट्रिक बता दी है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक्स इंटरेस्ट है और 103 रुपीज़ के हिसाब से सबसे पहले तो आपको जो है नॉमिनल वैल्यू में तो सीधी सी बात है 103 में आपने परचेज़ किया है और 10,000 डिबेंचर्स थे, ठीक है। तो अब सेल किया है 103 में, तो 10,000 इंटू 103 करेंगे आप जो है, ठीक है। तो वो आपकी क्या होगी? नॉमिनल वैल्यू? नहीं, जी बिल्कुल आपको याद है क्या है? 10,000 इंटू 100 करना है। नॉमिनल वैल्यू में क्या होता है भैया? फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू। तो 103 थोड़ी ना करना है, फेस वैल्यू क्या है? 100। 10,000 इंटू 100 करना है। नॉमिनल वैल्यू में हमेशा आपका जो है फेस वैल्यू का अमाउंट लिखा जाता है। मेरी बात क्लियर है? देखिए नॉमिनल वैल्यू में 10,000 इंटू 103 मत करना यार। देखिए 10,000 इंटू आपको फेस वैल्यू करनी है। नॉमिनल वैल्यू में कभी भी आप जो है सेल अमाउंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की। इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस पे होता है? फेस वैल्यू के ऊपर या फिर आपका सेल वैल्यू के ऊपर? फेस वैल्यू के ऊपर। फेस वैल्यू क्या है? 100, ठीक है। कितने आपके डिबेंचर्स आपने सेल किए हैं? 10,000। 10,000 डिबेंचर सेल हुए हैं। फेस वैल्यू क्या है? 100, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी? 100। इनटू क्या करेंगे? परसेंटेज। परसेंटेज कितने परसेंटेज की डिबेंचर्स है यहाँ पे? 12%, ठीक है। तो इंटू 12%। और इंटू क्या किया जाता है? इंटू किया जाता है, आप ये 12% लिख लिया। और इंटू क्या किया जाता है? इंटू किया जाता है कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कब आप सेल कर रहे हैं। तो कब आप सेल कर रहे हैं? 1 मार्च को। 1 मार्च को आप जो है ये डिबेंचर सेल कर रहे हैं। तो उससे पहले हर एक कॉन्सेप्ट देखिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो है कॉन्सेप्ट हमेशा सेम होगा। उससे पहले लास्ट टाइम आपने जो है इंटरेस्ट कब पे किया था? इंटरेस्ट कंपनी ने कब पे किया था लास्ट टाइम? 1 मार्च। यहाँ पे देखिए 1 मार्च आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये 1 मार्च, ठीक है। उससे पहले जो है कंपनी ने इंटरेस्ट कब पे किया था वो बताइए। उससे पहले, उसके बाद नहीं कह रहा, उसके पहले। उससे पहले तो जो है आपका 13 सितंबर, ठीक है। 13 सितंबर को जो है लास्ट टाइम इंटरेस्ट पे हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए 13 सितंबर से 1 मार्च तक कितने मंथ होते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ठीक है। मार्च तो आएगा नहीं क्योंकि 1 मार्च अभी स्टार्टिंग हुआ है। तो टोटल 5 मंथ, 5 मंथ का जो है इंटरेस्ट बनता है। तो यहाँ पे हमारी जो कैलकुलेशन थी वहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे इंटू इंटू 5/12, ठीक है। 5 मंथ का जो है तो इंटू 5/12। आपके साथ मैं भी कैलकुलेशन करूँगा कैलकुलेटर पे, और कितना आंसर आता है मैं भी देखूँगा। तो 10,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 5/12। तो ये आंसर आ रहा है 50,000 रुपीज़। ये आपका आंसर आ गया इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट इतना आना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट इतना आना चाहिए 50,000। ओके, तो सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू हमने लिख ली। नॉमिनल वैल्यू कितनी आई थी? 10,000 इंटू आपका फेस वैल्यू 100। तो 10,000 इंटू 100 आपने नॉमिनल वैल्यू लिख ली 10 लाख, ठीक है। इसके बाद हमने जो है इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लिया, कितना? 50,000। अब बात करते हैं कॉस्ट की। अब बात करते हैं किसकी? कॉस्ट की। आइए, कॉस्ट कैसे निकलेगी? कॉस्ट सीधी सी बात है, आपने सेल कितने में करा है, परचेस कितने में करा है, बस उससे इंटू कर देना है। तो
तो यहाँ पे सेल की बात है, 10,000 डिबेंचर सेल करे हैं कितने में, 103। तो कैलकुलेटर लीजिए, 10,000 इंटू 103, तो ये आपकी कॉस्ट आ गई। अब यहाँ आप रुकिए ज़रा, सॉल्यूशन में देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट आ गई होती अगर यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे दूसरी इन्फॉर्मेशन ना होती, लेकिन यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि सेल के वक्त भी आपने जो है क्या किया है, ब्रोकरेज पे करी। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसका हर एक क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो भी क्वेश्चन आता है एक बार पूरा आप पढ़ेंगे, उसके बाद ही कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन में तो लास्ट में ये लिखा होता है क्या लिखा होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन परचेज और सेल वो ब्रोकरेज पे की जाएगी। ठीक है, फिर आपको जो है कैलकुलेशन करते वक्त तो पता होता नहीं है, लास्ट में लिखा होता है। तो एक बार आपको जो है पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन है तब आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अभी तो यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन के लिए बोल रखा है उसने। तो देखिए ब्रोकरेज पे किया है, तो सेल के टाइम ब्रोकरेज माइनस होती है या प्लस होती है, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कितनी परसेंट ब्रोकरेज है, 1%, तो -1%। तो ये आपका आंसर आ गया 10,19,700 जो आपकी कॉस्ट आएगी। क्लियर है, बस यहाँ पे और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे बात ख़त्म हो चुकी है। अब ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका, इलुस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका। यहाँ पे बस आपको बैलेंसिंग फिगर निकाल लेनी है। बैलेंसिंग फिगर जो है आप निकालेंगे तो यहाँ पे जो है इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको जो है बैलेंस P&L आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट में बाय P&L इस तरफ। ठीक है, बस काम ख़त्म, आपका जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका बन चुका है। क्लियर है, ओके, बहुत ही सिंपल सी बात थी ये। ओके, अब इलुस्ट्रेशन 2, अब इतनी डिटेल में आपको जो है धीरे धीरे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो है इलुस्ट्रेशन 1 में आपको जो है बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब इलुस्ट्रेशन 2 आइए। सबसे पहले टाइमलाइन आपको भूलना नहीं है बनाना। ठीक है, इलुस्ट्रेशन 2 इतना ही है कि यहाँ पे है। देखते हैं, चलिए। सबसे पहले कहा गया है कि 1 अप्रैल को क्या हुआ, 2001 को मिस्टर KM जो भी है कृष्णामूर्ति, उन्होंने परचेज़ करा है 1000 इक्विटी शेयर्स। क्या परचेज़ किया है, 1000 इक्विटी शेयर्स। अब मुझे ये पहले बताओ कि इक्विटी शेयर्स पे इंटरेस्ट पे होता है या फिर डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी कॉलम बनेगी, इंटरेस्ट की कॉलम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कॉलम बनाते थे, यहाँ पे कौन सी कॉलम बनाई थी हमने पिछले क्वेश्चन में, इलुस्ट्रेशन 1 में, इंटरेस्ट। क्यों बनाई थी, क्योंकि वहाँ पे डिबेंचर था। यहाँ पे क्या है, इक्विटी शेयर्स, तो यहाँ पे कौन सी कॉलम बन सकती है, डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड कॉलम तभी बनाएंगे जब क्वेश्चन में उसने बोला है कि डिविडेंड पे किया है। ठीक है, डिविडेंड पे किया नहीं है, ऐसा है यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है डिविडेंड से रिलेटेड, तो डिविडेंड कॉलम बनाने की ही ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम, नॉमिनल वैल्यू एंड कॉस्ट। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है तो ही आप जो है डिविडेंड का कॉलम बनाएंगे, वरना आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले कहा गया कि कृष्णामूर्ति जो है परचेज करते हैं कितने, 1000 इक्विटी शेयर्स, 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से है। इन टेलकॉम जो भी है कितने में परचेज किया है, 120। देखिए 100 रुपीज़ वाले इक्विटी शेयर से 120 में परचेज किए, तो 100 रुपीज़ क्या है, 100 रुपीज़ क्या है, 100 रुपीज़ क्या है, 100 रुपीज़ है फेस वैल्यू। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे। तो ये वहाँ पे हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह होता नहीं है। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे कहा है कि 2% ब्रोकरेज भी पे करी है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे हो रही है। परचेज के टाइम ब्रोकरेज पे होती है, तो आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं या फिर माइनस करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है आपको। ओके, तो ही इनकर्ड 50 पैसा पर 100 रुपीज़ एज अ कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफ़र स्टैम्प। मतलब कि देखिए जितनी भी आपकी कॉस्ट पड़ती है आप अपनी कॉस्ट में ऐड करते चले जाएंगे। जैसे कि आपने परचेज 120 में किया, उसमें आपने जो है एक और खर्चा किया, कौन सा, 2% ब्रोकरेज। ठीक है, तो आपने उसे क्या किया, परचेज था इसलिए ऐड किया ताकि हमें टोटल खर्चा पता चले। इसके बाद पता चला कि आपने और एक खर्चा किया है 100 रुपीज़ पे। क्या कहा है उसने, अगर आपकी कोई भी कॉस्ट मतलब कि अमाउंट है 100 रुपीज़, तो उस पर आपने खर्चा किया है 0.50 पैसा, मतलब कि 50 पैसा के हिसाब से जो है खर्चा किया, मतलब कि 0.5। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने खर्चा किया है स्टैम्प पे।
ठीक है, जो स्टैंप लगाते हैं उसका खर्चा है, उसका क्या करना है हम देखेंगे अभी। उसके बाद कहा है कि 31 जैन को क्या हुआ कि बोनस वॉज डिक्लेयर इन द रेशियो 1:2। 1:2 के हिसाब से बोनस इशू किया है किसने, कंपनी ने। ठीक है, बोनस इशू राइट इशू मेरे साथ आप पढ़ के आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे रेशियो भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ द बोनस शेयर द शेयर वर क्वाटेड एट 175 per share and 90 rupees per share respectively. 31st March 2002 Krishnamurti sold bonus share to the broker who charged 2% ब्रोकरेज। मतलब कि यहाँ पे जितने भी बोनस शेयर अब कंपनी से जो कृष्णामूर्ति को मिले थे, उन्होंने वो सारे बोनस शेयर जो है सेल कर दिए और 2% ब्रोकरेज भी पे करी है। तो सेल के वक्त ब्रोकरेज हो क्या होती है, ऐड होती है या फिर माइनस होती है, सीधी सी बात है लेस होती है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, सेल किया है तो क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया। परचेस के वक्त क्या होती है, ऐड होती है। सेल के वक्त क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको जो है मेन चीज़ ये है, यहाँ पे एक और मेन चीज़ क्या बताई गई है, मेन बातें यहाँ पे कही गई कि ब्रोकरेज आपको बोनस इशू तो कंपनी ने किया है, लेकिन बिफोर एंड आफ्टर दो अमाउंट दे रखी है। तो इसमें से बोनस के लिए कौन सी अमाउंट ली जाएगी, तो बोनस के लिए हमेशा आपकी ली जाती है आफ्टर जो रिकॉर्डेड डेट है, आफ्टर वाली जो अमाउंट होती है उसे ही लिया जाता है। यहाँ पे आफ्टर की कौन सी अमाउंट है, ये 175 जो है वो बिफोर के लिए, और आफ्टर के लिए कौन सी है 90। तो आप कौन सी कंसीडर करेंगे, हमेशा आफ्टर वाली। ठीक है, तो 90 रुपीज़ आपको कंसीडर करना है। तो 175 का कोई रेलिवेंस नहीं, जी हाँ कोई रेलिवेंस नहीं है। ठीक है, आफ्टर की ही डेट जो है कंसीडर करनी होती है 90 रुपीज़। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। डिविडेंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डिविडेंड कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बनाएंगे फिर भी तो उसमें कोई एंट्री आने वाली नहीं है, तो आप डिविडेंड कॉलम बनाए नहीं। ठीक है, ये बेटर रहेगा। तो आप जो है डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू एंड कॉस्ट, डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू एंड कॉस्ट बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। अब आइए सबसे पहले तो हमने परचेस किया है, तो परचेस की एंट्री लिख देते हैं। परचेस की किस साइड होगी, राइट साइड या लेफ्ट साइड, सीधी सी बात है लेफ्ट साइड होगी। तो लेफ्ट साइड जो है टू बैंक अकाउंट। ठीक है, परचेस करे या फिर सेल करे जो है आपको टू बैंक ही लिखना होता है। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू में क्या लिखा जाता है, कि हमने परचेस की वो अमाउंट लिखी जाती है। मतलब कि 102 में परचेस किया था, कितने इक्विटी शेयर्स थे 1000। तो 1000 इंटू 120 जो है वो मैं नॉमिनल वैल्यू में लिखूं, याद कीजिए बिल्कुल भी नहीं। कौन सी अमाउंट लिखी जाए, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है 100, तो 1000 इंटू 100 करेंगे, जो आंसर आया, कितना आंसर आया 1 लाख। तो 1 लाख नॉमिनल वैल्यू में लिखा जाता है। क्लियर है, नॉमिनल वैल्यू मतलब कि फेस वैल्यू लिखनी है। ठीक है, ओके। कॉस्ट में क्या लिखना है, कॉस्ट में आपने जितने में भी परचेज करा है, 1000 इक्विटी शेयर परचेज करे कितने में, 120 में। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट, ओके। आपने 1000 इक्विटी शेयर परचेज करे हैं कितने में, 120 रुपीज़ में। तो ये आपका अमाउंट आ गया कितना, 1,20,000। क्या ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे परचेज में आपने सिर्फ और सिर्फ इतना ही खर्चा किया है या फिर ज़्यादा खर्चा कोई किया है इसके लिए, तो हमने पढ़ा था तो हमें पता चला कि हाँ जी खर्चा तो किया है। खर्चा हमने जो है ब्रोकरेज भी पे करी है। ब्रोकरेज कितनी पे करी है, 2%। खर्चे में खर्चा ऐड होता है। ठीक है, खर्चे में खर्चा ऐड होता है, तो प्लस 2% आपकी ब्रोकरेज आप ऐड करेंगे। ठीक है, ब्रोकरेज आप ऐड करेंगे कितनी, 2%। तो 2% आप ब्रोकरेज भी इसमें ऐड करेंगे। और कोई खर्चा इससे रिलेटेड किया है, जी हाँ आपने और खर्चा किया है। कितना, आपने स्टैम्प के लिए खर्चा किया है कितना, 100 रुपीज़ अगर आपकी कॉस्ट हो तो उस पर 50 पैसा के हिसाब से जो है आपने खर्चा किया है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर ये ब्रोकरेज आपने 2% ऐड की तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 1,20,000 प्लस 2%, ये आपका आंसर आ रहा है कितना, ये आपका आंसर कितना आ रहा है 1,22,400। ठीक है,
अब इसमें भी आपने और खर्चा किया है, कौन सा, स्टैम्प का, तो स्टैम्प का भी ऐड करेंगे, लेकिन स्टैम्प के लिए इतनी आसानी से खर्चा दिया नहीं है, इनडायरेक्टली आपको जो है बातें कही है। 50 पैसा आपने खर्चा किया, 100 रुपीज़ आपकी कॉस्ट हो तो, ठीक है, तो आपकी टोटल कॉस्ट है कितनी, टोटल कॉस्ट कितनी है? क्या ये 1,22,400 है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, परचेज वैल्यू लेनी है। अगर आपने स्टैम्प का खर्चा किया तो स्टैम्प पे देखिए, स्टैम्प को ब्रोकरेज से क्या लेने देना, ठीक है, ब्रोकरेज तो आपकी अपनी कॉन्ट्रैक्ट की बातें है, ठीक है, आपने ब्रोकरेज पे करना है नहीं करना है वो अपनी बात है। आपने स्टैम्प, देखिए स्टैम्प किस पे लगता है, जो आपने वो परचेज लगाया है, परचेज पेपर है उस पे स्टैम्प लगता है। तो परचेज पेपर पे थोड़ी ना लिखा होता है ये ब्रोकरेज वगैरह, ब्रोकरेज आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बनाई, ठीक है। तो याद रखिए क्या चीज़ें लिखनी है यहाँ पे। एक और पॉइंट आपको जो है लिखवा दिया गया है, क्या लिखवा दिया गया है कि स्टैम्प, स्टैम्प की बातें जब भी कहा जाए तो आपको हमेशा जो है परचेज वैल्यू या फिर जो भी सेल वैल्यू है वही लेनी है, उसमें जो है परचेज वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे परचेज की बात करी गई है तो परचेज वैल्यू ले रहा हूँ। तो देखिए परचेज वैल्यू ही लेनी है, ठीक है। आपको जो है उसमें उसमें जो है उसमें आपको जो है वो ब्रोकरेज वगैरह जो है उसमें कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपकी एक और पॉइंट आपको जो है नोट्स में लिखवा दिया गया, ठीक है। तो ये भी आप जो है कहाँ लिखेंगे, बिल्कुल यहीं पे आपके जो है ये मॉड्यूल में जहाँ पे भी ये पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इलुस्ट्रेशन, वहीं पे आप जो है इसे भी लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आइए, स्टैम्प में आपको जो है क्या करना है, परचेज वैल्यू लेनी है, ना कि आपको जो है ब्रोकरेज वाली वैल्यू। तो आप कौन सी वैल्यू लेंगे, 1,20,000। तो अगर 100 रुपीज़ अगर आपकी कॉस्ट है तो वहाँ पे आपका स्टैम्प का खर्चा कितना आता है, 0.50 पैसा। तो अगर आपकी कॉस्ट कितनी है, रियल में कॉस्ट तो है 1,20,000, तो उस पर खर्चा कितना आएगा बताओ ज़रा। तो 1,20,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 100, तो ये आपका आंसर आ गया कितना, कितना आ रहा है, 600। ओके, तो ये आपका क्या आंसर 600 आ रहा है, 600 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका स्टैम्प का खर्चा है, किसका है, स्टैम्प, तो ये भी हमने लिख दिया स्टैम्प, ठीक है। तो ये खर्चा भी ऐड होगा, खर्चे में खर्चा ऐड होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने जो है प्लस ये स्टैम्प चार्जेस जो है, स्टैम्प चार्जेस ऐड कर दिया, कितना, 600। तो ये टोटल मिला के आपका कितनी कॉस्ट आ गई, कॉस्ट आपकी आ जाती है, कॉस्ट आपकी आ जाती है यहाँ पे, कॉस्ट आ गई कितनी, 1,23,000। तो ये कॉस्ट कॉलम में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये परचेज की कॉस्ट है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो है लेफ्ट साइड जो है 1,23,000 आप लिखेंगे कॉस्ट कॉलम में, ठीक है। तो आइए लिख देते हैं, लेफ्ट साइड जो है यहाँ पे आप 1,23,000 देख सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी बातें थी, बहुत यहाँ पे कोई दिमाग दौड़ाने वाली बात थी नहीं। अब यहाँ पे आगे कहा गया, अब आगे यहाँ पे कहा गया कि 31 जैन आ चुका है, और कहा गया कि कंपनी ने बोनस इशू कर दिया 1 GEM 2 के हिसाब से। क्या है, 1 GEM 2 के हिसाब से। इसका मतलब मैंने बोनस इशू राइट इशू में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि 1 GEM 2 का मतलब होता क्या है। देखिए 1 GEM 2 का मतलब होता है, फिर से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ कि 1 GEM 2 का क्या मतलब होता है। 1 GEM 2 का मतलब होता है अगर आपके पास दो इक्विटी शेयर्स है, दो इक्विटी शेयर्स है तो आपको जो है एक बोनस मिलेगा। बोनस का मतलब होता है फ्री शेयर्स, ठीक है। जो बोनस इशू राइट इशू में डिटेल में पढ़ाया था, तो आप वहाँ पे वो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है इसी वेबसाइट पे। आप प्लेलिस्ट में इसी चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे अकाउंट की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। हाँ जी, एक और बात, अगर आपके वीडियो आपको लग रहा है कि हाँ हेल्पफुल हो रहा है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देखिए लग रहा है आपको हेल्पफुल हो रहा है तो ही सब्सक्राइब करना, मत करना वरना, ठीक है। आपको अगर हेल्पफुल होता है वीडियो तो ही सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, ये बात हो गई। अब यहाँ पे देखिए दो इक्विटी शेयर आपके पास है तो आपको एक बोनस मिलेगा, दो इक्विटी शेयर है तो आपको एक बोनस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने आपके टोटल इक्विटी शेयर्स आपके पास है, कितने, 1,000 इक्विटी शेयर्स, तो आपको बोनस कितना मिलना चाहिए,
बोनस अगर आपके पास 1000 इक्विटी शेयर्स है ना, तो आपको बोनस कितना मिलना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 1000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। ये तो आप बड़े ही छोटे लेवल पे पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। 5th 6th में ये सब कुछ कैलकुलेशन करते ही थे। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आया, यहाँ पे आंसर आया 500। तो आपको 500 बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। क्यों एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि आपके पास 1000 शेयर्स अवेलेबल है। तो आपको जो है बोनस कितना मिलेगा, आपको जो है बोनस मिलेगा यहाँ पे बोनस 5000 शेयर्स का, ठीक है। ओके, तो 5000 शेयर्स का बोनस मिलेगा। इसके लिए कोई पेमेंट करनी है नहीं। तो सीधी सी बात है, आपको जो है कॉस्ट कॉलम में कोई अमाउंट नहीं लिखनी है, बस नॉमिनल वैल्यू में लिख लेना है कितना 500 जो है आपको बोनस मिला है। अब बोनस मिला है, इक्विटी शेयर्स की अमाउंट फेस वैल्यू लिखी जाती है भाई, नॉमिनल वैल्यू में क्या लिखा जाता है, फेस वैल्यू। तो 500 बोनस मिला है तो लिख दीजिए। चलिए देखिए 31 जैन को आपको जो है बोनस इशू हुआ है, ठीक है। 50,000 अमाउंट, 50,000 कैसे आया भाई, फेस वैल्यू लिखनी है ना। 500 आपका बोनस हुआ है, आपको बोनस इक्विटी मिला है, इंटू 100 करेंगे, फेस वैल्यू लिखी जाती है तो 50,000। कॉस्ट कॉलम में कुछ भी आएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बोनस फ्री शेयर होते हैं, उसके लिए आपको किसी भी तरीके का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसमें तो कोई खर्चा हुआ नहीं, कॉस्ट हमेशा ज़ीरो होगी, ठीक है, क्योंकि ये फ्री शेयर्स है। ओके, इसके बाद क्या हुआ, लाइन आपको जो है जिस तरीके से दे रखी है उसी तरीके से आगे बढ़ना है। इसके बाद कहा गया है कि आपने क्या किया, बोनस की यहाँ पे जो है वैल्यू दे रखी है। वैसे बोनस हमें पेमेंट नहीं करना पड़ा, लेकिन बोनस की वैल्यू कितनी है, 90 रुपीज़। मैंने आपको बताया आफ्टर डेट लेना है, ठीक है। कहा गया 31 मार्च को क्या किया आपने, कृष्णा मूर्ति ने, यहाँ पे कहा गया कि उन्होंने जो है बोनस जो इतने भी शेयर्स मिले थे, कितने मिले थे 500, तो 500 शेयर्स को जो है उन्होंने सेल कर दिया है। और सेल कर दिया है 2% ब्रोकरेज के हिसाब से। कितने में सेल किया है, कौन सी अमाउंट लेंगे, जो आफ्टर डेट है 90 रुपीज़, ठीक है। तो 500 इंटू कीजिए 90, 500 सेल किया है ना आपने। क्या किया, बोनस का जितना भी अमाउंट था, जितना भी आपके पास बोनस के मिले हुए शेयर्स थे, कितने थे 500, उसे आपने सेल किया। आफ्टर डेट लेना है, मतलब कि 90 रुपीज़, ठीक है। और बस यहाँ पे आपको और कुछ लेना है, बिल्कुल भी नहीं, और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट वगैरह इस पर नहीं होता है, ठीक है। इक्विटी शेयर से इस पर इंटरेस्ट नहीं होता है। ओके, तो 500 इंटू 90 करेंगे। और आपने यहाँ पे क्या किया है, ब्रोकरेज भी पे करी है। तो ब्रोकरेज क्या होती है, माइनस होती है, तो यहाँ पे -2% ब्रोकरेज का भी लेंगे, ठीक है। तो कीजिए सबसे पहले 500 इंटू 90 कीजिए, 500 इंटू 90, ये आंसर आ रहा है 45,000, 45,000। उसमें से 2% ब्रोकरेज माइनस करेंगे, तो 45,000 माइनस 2%, तो ये आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर कितना आएगा, ये आपका आंसर आ रहा है 44,100 रुपीज़, 44,100, ठीक है। तो ये आपकी कॉस्ट कॉलम में जाएगा। सेल किस तरीके, किस तरफ रिकॉर्ड होती है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, बिल्कुल राइट साइड। परचेज लेफ्ट साइड, सेल राइट साइड। तो राइट साइड जो है बैंक, ठीक है, बैंक अकाउंट 50,000 नॉमिनल है, 500 आपके बोनस है, 500 इंटू 100 नॉमिनल वैल्यू। और यहाँ पे आपने जो कैलकुलेट की 44,100, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू तो सीधी सी बात है भाई, आपको फेस वैल्यू पे ही लिखना है, तो उसमें आपको जो है हर बार रिपीट करना ना पड़े। इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन्स आपको गिवन है, इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन गिवन है जी नहीं, काम ख़त्म हो गया। तो बस बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आता है आप लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कॉस्ट में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू का जो है बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। बैलेंसिंग फिगर नॉमिनल वैल्यू का निकाल लीजिए। तो यहाँ पे राइट साइड जो है बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे कितना है 1 लाख प्लस 50,000, और यहाँ पे कितना है 50,000, तो बैलेंसिंग फिगर कितना है 1 लाख। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसने कहा है कि आपको जो है क्लोजिंग स्टॉक, जो इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक आता है, उसे आपको किस वैल्यू पे लेना है, आपको वैल्यू पे लेना है एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। मार्केट वैल्यू कौन सी है, मार्केट वैल्यू मैंने आपको बताया 90 रुपीज़ है। मार्केट वैल्यू कितनी है 90 रुपीज़, आफ्टर डेट रिकॉर्ड डेट होती है। तो शेयर्स की जो वैल्यू है मार्केट में वो 90 रुपीज़ है,
ठीक है। और वैसे कितनी वैल्यू आ रही है वो भी देखते हैं। देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपको जो है कहा गया है, तो कैलकुलेशन बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको जो है लेफ़्ट साइड, मतलब कि जितनी भी परचेजेस हुई है, आपको जो है अमाउंट आपने खर्चा किया है जितना भी, उसका टोटल लगाना है। उसका टोटल लगाइए कितना आ रहा है। टोटल लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही खर्चा है कॉस्ट में, 1,23,000। उसे लिखिए, उसे लिखिए, 1,23,000 लिखिए। 1,23,000 आपने कॉस्ट लिखी, टोटल कॉस्ट आपकी इतनी है, ठीक है, परचेजेस की। इसके बाद आपको जो है नंबर ऑफ, जो आपको शेयर्स अमाउंट, यहाँ पे जो कॉलम आपने बनाई है, नंबर ऑफ शेयर हो या फिर नॉमिनल वैल्यू, उसका टोटल लगाइए। उसका टोटल लगाइए कितनी आ रही है। यहाँ पे 1 लाख है, 1 लाख आपको दिख रहा है, 1,50,000। तो टोटल आपका कितना हुआ, 1,50,000। उसे डिवाइड बाई करना है ताकि आपको जो है पर से, मतलब कि पर अमाउंट आपको मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है कितना आया था, 1,50,000, 1,50,000। तो ये जो भी अमाउंट आया वो आपका क्लोजिंग बैलेंस के हिसाब से जो है आपको बेचना होता है। मतलब कि ये आपकी, ये क्या हुआ, ये आपका जो है एक तरीके से वेटेड एवरेज मेथड है, जो आप पढ़ के आ रहे थे फाउंडेशन लेवल पे, वही चीज़ है। बीकॉम लेवल से आए तो बीकॉम में भी आप पढ़ते थे वेटेड एवरेज फीफो मेथड, ठीक है, वही चीज़ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन में तो कहीं नहीं बताया है कि वेटेड एवरेज यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन अगर बता दे, क्वेश्चन अगर बता देता है कि आपको जो है फीफो यूज़ करना है, वेटेड करना है, तो ठीक है, तो आपको उसी तरीके से कैलकुलेशन करना होगा। लेकिन क्वेश्चन कुछ भी नहीं बताता है, इसका मतलब आपको समझना है कि आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। आपको जो है वेटेड एवरेज के हिसाब से, जो है वेटेड एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला होगा तो आपको जो है वेटेड एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट करना है। और वेटेड एवरेज के हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि 1,23,000 जो आपकी कॉस्ट है वो 1,50,000 पे है, ठीक है, 1,50,000 पे है। तो 1 लाख पे आपकी जो है कितनी कॉस्ट होगी, तो आपने इतना ही कैलकुलेशन किया। देखिए वो आपको बता देता हूँ। 1,50,000 अगर आपकी नॉमिनल वैल्यू है तो आपकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 1,23,000, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितनी है, क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख नॉमिनल वैल्यू, तो उसके लिए हमें अमाउंट निकालना है। तो आपका 1 लाख नॉमिनल वैल्यू हो तो आपकी जो है कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट हमें निकालनी है। तो सीधी सी बात है, इसी तरीके से कैलकुलेशन होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 लाख इंटू 1,23,000 डिवाइड बाई 1,50,000, कैलकुलेट कीजिए कितना आंसर आ रहा है। तो 1,23,000 इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 1,50,000, तो ये आपका आंसर आ रहा है 82,000, 82,000। ये क्या है, ये आपकी कॉस्ट है, 1,82,000 ये आपकी क्या है, कॉस्ट। क्वेश्चन में क्या दे किया था, क्वेश्चन में क्या कहा था वो बड़े ध्यान से देखिएगा, गलती ना हो जाए। आपको पूछा था, ये कॉस्ट हमने निकाल ली, कॉस्ट कितनी है, 82,000। उसने कहा था कॉस्ट नहीं लेनी है, आपको करना है मार्केट वैल्यू और कॉस्ट का कंपैरिजन, और उसमें से जो भी लोअर हो उसे कंसिडर करना है। तो हमें मार्केट वैल्यू कितनी है वो देखनी है। मार्केट वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में ही बता रखा था, कितनी है, 90। 175 लेना है, बिल्कुल भी नहीं, आफ्टर डेट लेना है, आफ्टर का जो भी है। तो आफ्टर रिकॉर्ड डेट जो है वो 90 रुपीज़ है, ठीक है। तो 90 रुपीज़ आपकी मार्केट वैल्यू है पर शेयर के हिसाब से। तो आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं यहाँ पे, ये तो नॉमिनल वैल्यू है। नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने हो तो कैसे निकलते हैं, डिवाइड बाई फेस वैल्यू कितनी, 100, तो 100 कर दो। तो कितना आया आपका आंसर, 1000। तो 1000 शेयर्स है, और पर शेयर आपकी जो मार्केट वैल्यू है कितनी है, 90। तो 1000 इंटू 90 कीजिए, 1000 इंटू 90, तो ये आपका आंसर आ रहा है 90,000, ठीक है। ये दो आंसर आ गए आपके पास, 82,000 एंड 90,000। इसमें से लोअर कौन सी है वो अमाउंट आपको लेनी है। तो यहाँ पे लोअर कौन सी है, कॉस्ट, तो कॉस्ट को यहाँ पे लेनी है। 82,000 आपकी लोअर है, तो 82,000 डायरेक्ट यहाँ पे आपको लिख देना है। मेरी बात समझ रहे, अगर यहाँ पे मान लीजिए 90,000 की जगह 70,000 होता,
ठीक है, 70,000 होता तो आप कौन सी लोअर होती, अब लोअर मार्केट वैल्यू लोअर होती, तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आपका जो है 70,000 लिखते, ठीक है, 70,000 लिखते। मेरी बात समझ में आ रही है? जो भी लोअर अमाउंट है वो लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों में से लोअर अमाउंट आपको लेना है। क्लियर है मेरी बात? तो 82,000 इसलिए लिया है, तो 1 लाख और 82,000 आपने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, आपने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। बस अब आपको जो है अपना बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना है कि कौन सी साइड पीएनएल आ रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड जो है पीएनएल आपको यहाँ पे अमाउंट आ रही है 3,100। क्लियर है मेरी बात? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस यहाँ पे आपको जो है एक ही बात आपको बतानी थी, वेटेड एवरेज मेथड की। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है तो फिर आपको वही फॉलो करना है। अगर कुछ भी नहीं कहा है तो वेटेड एवरेज जो मेथड है वो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, ओके, क्लियर है? इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आइए वो भी जो है डिस्कस करते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 3 पे आइए। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, इलुस्ट्रेशन नंबर 3 पे आइए। मिस्टर एक्स परचेज 500 इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से। ठीक है, कंपनी का नाम दे रखा है, उन्हीं से कंपनी ने जो है वहाँ से परचेज करे हैं मिस्टर एक्स ने। अब कहा गया है कि कंपनी के पास से जो ये 500 शेयर्स परचेज करे वो कितने में परचेज करे हैं, वो आपको कहा गया है। कितने में परचेज करे हैं? ये परचेज करे गए हैं 62,500 में। ठीक है, इंक्लूसिव मतलब कि इसमें कुछ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी। ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी ऑलरेडी मिली हुई है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी नहीं मिली हुई होती तो हम मिला देते, है ना, क्योंकि परचेज में सारे खर्चे ऐड करने होते हैं, इन्होंने ऐड करके दे रखे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा है कि सम ईयर लेटर द कंपनी रिजोल्व टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट एंड टू इशू टू होल्डर इक्विटी शेयर्स। आपको यहाँ पे कह रहा है कि उन्होंने जो कंपनी के पास प्रॉफिट ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? बोनस इशू किया है। बोनस इशू किस तरीके से किया है? बोनस इशू किया गया है कि 1 इक्विटी बोनस शेयर फॉर एवरी शेयर्स कहा गया। हाँ, तो यहाँ पे कहा गया है कि रेशियो क्या है? 1:1, मतलब कि एक शेयर है आपके पास, एक बोनस आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसने यही कहा है कि 1 बोनस मिलेगा फॉर एवरी शेयर। ठीक है, तो एक शेयर के बदले एक बोनस ले जाओ, इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ पे कहा गया है कि जो प्राइस है शेयर्स की वो क्वाट करी गई है 175 रुपीज़ पर शेयर एंड आफ्टर द कैपिटलाइजेशन। ये प्रायर है, ये प्रायर कैपिटलाइजेशन है, ये आफ्टर कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, तो प्रायर जो है वो है 175 एंड आफ्टर कैपिटलाइजेशन उन्होंने कहा है 92.50 पर शेयर्स के हिसाब से। तो मुझे बताइए, प्रायर लिया जाता है या फिर आफ्टर लिया जाता है? बिल्कुल आफ्टर। इसी क्वेश्चन में यही था, इलुस्ट्रेशन नंबर 2 में भी वही चीज़ थी। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, तो आफ्टर ही लेना है, आपको याद रहे। तो यहाँ पे उसके बाद कहा है कि मिस्टर एक्स ने क्या किया, ये जितने भी बोनस मिले थे उन्होंने उसे 90 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से जो है सेल कर दिया। ठीक है, अब इसका जो है आपको अकाउंट बनाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने देख लिया कि क्या ये डिबेंचर है, क्या ये इक्विटी है। सबसे पहले तो वो देख लिया, तो ये इक्विटी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिविडेंड कॉलम बनेगा या इंटरेस्ट डिविडेंड। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है, यहाँ पे किसी भी तरीके से डिविडेंड की कोई बात नहीं करी गई है, तो डिविडेंड कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम बनाइए, नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप 2 कॉलम बनाएंगे, नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट, नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब सबसे पहले कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परचेज किया गया है, तो परचेज इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लेफ्ट साइड होगा या फिर राइट? लेफ्ट साइड। ओके, सबसे पहले वहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। कॉस्ट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका कि कॉस्ट आपने सारी ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ मिला के जो है आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे रखा है कि आप कॉस्ट ही इतनी है, तो फिर हमें क्या दिक्कत हो सकती है? ठीक है, तो 500 आपका नंबर ऑफ शेयर है। अगर नॉमिनल वैल्यू निकालनी है तो 500 इंटू फेस वैल्यू 100 कर दे तो 50,000 नॉमिनल वैल्यू, और कॉस्ट आपकी 62,500। ठीक है, तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए वही चीज़ें हैं, देख लीजिए 50,000 और 62,500। ठीक है, 2 बैंक और 2 कैश, आप जो भी लिखे। ठीक है, ओके, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
कहा गया है कि सम ईयर लेटर जो है कंपनी ने बोनस इशू किया था। बोनस इशू 1/1 है, मतलब कि जब बोनस इशू हुआ तो मिस्टर एक्स के पास कितने शेयर्स थे? 500। तो 500 शेयर्स थे ना, ये आपको बता रखा है 500 शेयर्स थे। तो 500 शेयर्स थे तो 500 पे 500 बोनस मिलेगा। मतलब कि आपको जो है 500 शेयर्स थे तो 500 बोनस मिला, ठीक है। और 500 बोनस ये आपको मतलब कि फ्री शेयर्स है तो कॉस्ट में कोई नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको नॉमिनल वैल्यू में लिखना है 500 की अमाउंट, ठीक है। तो देखिए 2 बोनस शेयर्स, ठीक है, 2 बोनस शेयर्स 50,000, 500 आपके शेयर्स है और नॉमिनल वैल्यू में हमेशा फेस वैल्यू इंटू की जाती है, तो 500 इंटू 100 तो आपकी 50,000 अमाउंट आ गई। क्लियर है। इसके बाद आपको यहाँ पे कहा गया है कि जो शेयर्स की वैल्यू क्वाट करी गई है वो प्रायर टू कैपिटलाइजेशन है 175 रुपीज़ और बाद में आफ्टर जो है वो 92.50 है। ओके। इसके बाद कहा गया है कि जो सेल किया गया है बोनस शेयर्स वो कहा गया है कि 90 रुपीज़ पर शेयर्स के हिसाब से जो है वो आपने सेल किया है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में जो है उसने बोनस के लिए जो है अमाउंट नहीं दे रखी थी, तो हमने मान के चला कि जो बोनस मार्केट में जो प्राइस चल रही है 90 रुपीज़ के हिसाब से वो हमने ले ली। लेकिन यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस दे रखी है 92.5, लेकिन आपको जो है ये सेल अमाउंट गिवन है कि भैया हमने 90 रुपीज़ में सेल किया है तो उसे ही कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है कितने बोनस जितने थे वो सारे के सारे सेल कर दिए। बोनस कितने मिले? 500। तो 500 आपने सेल कर दिए इंटू 90 रुपीज़ के हिसाब से। तो कीजिए 500 इंटू 90, 500 इंटू 90 45,000, ठीक है। तो ये 45,000 की एंट्री लिख देंगे। सेल है तो राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैंक या फिर बाय कैश, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे वही अमाउंट नॉमिनल वैल्यू में हमेशा फेस वैल्यू होती है 500 इंटू 100, ठीक है। तो ये 50,000 और ये 45,000 आपकी कॉस्ट जो मैंने आपको कैलकुलेट करवाई, ठीक है, 45,000। ओके। बाकी और कुछ आपको कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, बस आपको कहा गया कि प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि एवरेज कॉस्ट बेसिस के हिसाब से, एवरेज मतलब कि वेटेड एवरेज, ठीक है। एवरेज कॉस्ट बेसिस यहाँ पे आपको नहीं बोला था, ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको जो है ऑलरेडी गिवन है कि एवरेज कॉस्ट बेसिस पे आपको काम करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट जो है डेबिट साइड का जितना भी आपका टोटल आता है आपका जो है कॉस्ट निकालिए। हमें बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू में देखिए बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे 50,000, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 50,000। तो हमें बस यहाँ पे जो वो हमारा 3 स्टेप जो हमारी शॉर्टकट थी वही लगानी है, ठीक है, जो आप पहले से पढ़ के आ रहे थे कि 1 लाख यहाँ पे कितना है? 1 लाख नॉमिनल वैल्यू है, तो आपकी कॉस्ट कितनी है? 62,500। आपकी 1 लाख जो है नॉमिनल वैल्यू है तो 62,500 कॉस्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कितनी अमाउंट पे जो है कॉस्ट निकालनी है? कितनी? 50,000। 50,000 पे कॉस्ट निकालनी है तो 50,000 पे कितनी होनी चाहिए? 50,000 पे कितनी होनी चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई 50,000 इंटू 62,500 डिवाइड बाई 1 लाख, तो ये आपका आंसर आएगा 31,250। 31,250। क्लियर है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पे उन्होंने ये पहले हाईलाइट कर देते हैं 31,250। यहाँ पे क्या उन्होंने ये कहा है कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर आपको लेना है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे उन्होंने कहा था इसलिए हमने जो है दो तरीके की कैलकुलेशन की थी और उसके बाद जो है हमने कैलकुलेशन किया था कि उनमें से लोअर कौन सा है, 82,000 और 90,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि एवरेज कॉस्ट बेसिस पे हिसाब से जो है कैलकुलेट करना है और हमने जो है ये कॉस्ट निकाल ली। तो 31,250 जो है यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। और लिख लिया उसके बाद PNL निकाल लेंगे, मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे जो है लेफ़्ट साइड आपका जो है अमाउंट आ रहा है 13,750 का, ठीक है। ओके। तो ये भी क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है, इलुस्ट्रेशन नंबर आपका 3,
ठीक है, तो इलुस्ट्रेशन नंबर अब 4 पे आइए, इलुस्ट्रेशन नंबर 4 पे आइए।